हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगने चैनल फिक्शन विद जोशी। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज वांगिबो का बर्थडे है, तो सबसे पहले तो उन्हें हैप्पी बर्थडे होगा। एंड आज उनका बर्थडे है, तो आज उनके बर्थडे स्पेशल स्टोरी आने वाली है। हम सभी क्रिएटर्स ने पहले ही ये चीज़ डिसाइड कर ली थी कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी स्टोरीज आज के दिन ही हम डालने की कोशिश करेंगे। नहीं तो अब की बार इबोगा का बर्थडे है तो उसी हिसाब से स्टोरीज डलने वाली है। हम तभी इबोगा से रिलेटेड डलने वाली है, फिर सेंटर इबोगा होंगे उसके आसपास की कोई स्टोरी बनाकर डाली जाएगी। बोगली ने भी स्टोरी डाली है, बहुत सारे क्रिएटर्स ने भी स्टोरी डाली है। ये स्टोरी जानवर फेस्ट के लिए होने वाली है। एंड स्टोरी का जो टॉपिक है वो है कॉमेडी, जिसमें फनी भी है, फ्लफ है, डार्क है, रोमांस है, तो बहुत कुछ है। आई होप कि जो स्टोरी लेकर आ रही हूँ वो आपको पसंद आएगी। एंड हमारी स्टोरी का नाम है हु रियली वांगिबो इज। तो आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आए। तो आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एंड पर प्लीज़ जो भी क्रिएटर्स अपनी अपनी स्टोरीज बनाकर डाल रहे हैं, मैं उन सभी को अपनी कम्युनिटी पर शेयर करूँगी। तो प्लीज़ उन स्टोरीज़ को भी सुनिए, क्योंकि सभी लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। कुछ क्रिएटर्स हैं जिन्होंने अभी भी शायद शुरुआत की है, वो भी अपनी स्टोरीज डालते हैं, तो उनकी भी ज़रूर सुनना और कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना वीडियो को, ताकि उन्हें इंकरेजमेंट मिले, ताकि वो आपके लिए नई नई स्टोरीज लेकर आ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो भी मेरे चैनल में नया है उसका मेरे चैनल में दिल से स्वागत है। जो लोग पहले किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों ने, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो ये स्टोरी वैसे मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भी सजेस्ट की थी, उनको भी ऐसी स्टोरी चाहिए थी, तो उसी की तरह की स्टोरी मैं लेकर आई हूँ। जिसको भी याद हो कि किसने मुझे स्टोरी सजेस्ट की थी, अगर सुनने के बाद याद आ जाए तो कमेंट में मुझे पता करवा देना कि किसने इस तरह की स्टोरी सजेस्ट की थी मेरे को। ओके, तो फाइनली स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बहुत लंबा ही इंट्रो हो गया आज तो हमारी स्टोरी में इबो एंड जान जो हैं वो बचपन से ही एक साथ एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही छत के नीचे। इबो और जान के पेरेंट्स एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, वो लोग कॉलेज बडीज थे। उसके बाद उन दोनों ने उन चारों ने अपने अपने पार्टनर से शादी की। एंड कुछ सालों के लिए उनका जो कनेक्शन था वो टूट गया था, क्योंकि सभी दोनों ही अपने अपने करियर के उसमें लग चुके थे। लेकिन कुछ सालों बाद शाओ फैमिली को एक न्यूज़ मिली कि वांग फैमिली की एक प्लेन क्रैश में मौत हो चुकी है। ये सुनकर वो लोग शॉक हो चुके थे, क्योंकि उनके सबसे बेस्ट फ्रेंड थे, और जब वो लोग एक दूसरे से लगे हुए थे तो उन लोगों दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि वो लोग ज़रूर मिलेंगे। लेकिन ये न्यूज़ देखकर तो वो लोग से टूट गए थे। उसके बाद वो लोग वांग मेंशन गए थे, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे थे तो वहाँ पर कोई नहीं था, एक सिंगल पर्सन तक नहीं था। बस वहाँ पर एक लड़का था, एक ओमेगा, जो कि उसी सोफे के लिविंग रूम में बैठा हुआ था। 6 साल का ये बच्चा जिसे बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, टीवी ऑन था और शायद उसे भी न्यूज़ मिल चुकी थी। उसका पूरा फेस आंसू से भीगा हुआ था। मैंने मैंने जब पहली बार ईबो को देखा था एंड ये देखा था कि ईबो के साथ अब कोई नहीं है, उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो ईबो को अडॉप्ट करेगी। उसके बाद उन्होंने ईबो को अडॉप्ट किया था और वो उन्हें अपने घर में लेकर आ गई थी। वैसे तो मैडम यू अपने बच्चों से भी बहुत प्यार करती थी, लेकिन उन तीनों से ज़्यादा प्यार वो ईबो से क्या करती थी, ईबो को बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया करती थी। अब ऐसा नहीं था इसमें कि इस बीच में अपने बच्चों को इग्नोर क्या करती थी, नहीं, वो अपने बच्चों से भी उतना ही प्यार करती थी जितना प्यार वो ईबो से क्या करती थी। और फिर ऐसा कहे कि ईबो से उतना प्यार करती थी जितना अपने बच्चों से क्या करती थी। उसके खुद के 3 बच्चे थे, 2 बेटे एंड 1 बेटी थी। सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम सेन शाओ जान था, जो कि 30 ईयर ओल्ड था एंड अभी फिलहाल शाओ कॉर्पोरेशन का CEO था। सेकंड चाइल्ड था शाओ यानली, जो कि दोनों भाइयों की ही लाडली बहन थी, बहुत नोटी थी एंड पूरे घर की जान थी। एंड सबसे छोटे वाला जो बेटा था शाओ चेंग, वो तो इस पूरे घर का जैसे शैतान था, बहुत ज़्यादा ही शरारती चेंग था। वो भी ईबो की उम्र का ही था, वो ईबो से ज़्यादा बड़ा नहीं था, बल्कि ईबो से छोटा ही होगा। लेकिन दोनों ही उस पूरे घर में शरारत किया करते थे। सभी इस परिवार में सभी लोग खुश थे, एक दूसरे से सब बहुत प्यार करते थे। यानली और चेंग तो ईबो से बहुत प्यार करते थे, उन लोगों ने उसे अपना छोटा भाई मान लिया था। लेकिन जान जो था वो थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि वो अपने इमोशंस कभी नहीं दिखाता था। जब ईबो पहली बार यहाँ पर आया था तो जान यहाँ पर नहीं था। जान अपनी फ्यूचर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड गया हुआ था। एंड जब जान वापस आया, उसने ईबो को देखा था, तो उसने ईबो से कुछ बातें क्या करता नहीं है, लेकिन जब भी वो लोग मिलते हैं तब एक अजीब सा कनेक्शन जो है वो जान को ईबो के साथ फील होता है। तो वो ज़्यादा बातें कर नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ आने के बाद ही फेंग में के बीमार होने की वजह से जान को जो है वो शाओ कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी को संभालना पड़ा था। चेंग, यानली एंड ईबो जो है वो अभी एक साथ कॉलेज जाते हैं, तीनों एक ही मेजर में हैं। एक ब्यूटीफुल एंजल अपने बेड में सो रहा था। वो उन वाइट शीट के बीच में वो बिल्कुल किसी बनी की तरह लग रहा था। वो ऐसा लग रहा था जैसे इतना बड़ा होकर भी बिल्कुल बेबी हो, वैसे ही सो रहा था। तभी उसके अलार्म ने उसे डिस्टर्ब कर दिया। उसने ग्रोन करते हुए अपने अलार्म को बंद किया एंड वो यौन करता हुआ, अपने हाथों को फैलाता हुआ, स्ट्रेच करता हुआ बस उठ चुका था। उसने अपनी आंखों को ओपन किया एंड
एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ वो बाथरूम में गया, वो उसने अपना डेली रूटीन कंप्लीट किया। उसके बाद वो तैयार होकर रूम बाथरूम से बाहर आया। उसके बाद वो मिरर के सामने खड़ा हुआ और उसने जब खुद को देखा तो उसने मिरर में देखते हुए कहा, तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो सकते हो? तुम्हें इतना खूबसूरत लगने की कोई हिम्मत नहीं करनी चाहिए। तुम कितने खूबसूरत हो। ये बोलकर वो मुस्कुरा रहा था। उसके बाद उसने खुद को तैयार किया। उसने एक ब्यूटीफुल सा जो बेबी पिंक कलर का स्वेटर पहन रखा था, जो कि उससे डबल साइज था, एक बेगी सा, एंड वाइट पैंट्स, जिसमें बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। इतना क्यूट कि बस उसके चीक्स को पिंच करने का मन कर जाए। उसके चीक्स पहले ही इतने ज़्यादा रेड हो रखे थे। उसके बाद उसने अपना कॉलेज बैग पैक उठाया और वो अपने रूम से बाहर निकल गया। जब वो सीढ़ियों के पास पहुंचा तो उसने देखा कि जो चेंग है वो जोर से चिल्ला रहा था, माँ आप कहाँ हो? मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, क्या आपने ब्रेकफास्ट बनाया या नहीं? ये बोलकर वो नीचे जा रहा था। ये देखकर ईबो के फेस पर स्माइल आ गई। ईबो एक इनोसेंट सा पर्सन है। इस क्रूल वर्ल्ड के लिए वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। कई चीज़ों के बारे में तो उसे पता ही नहीं है, क्योंकि इस पूरे घर ने ही उसे बहुत ज़्यादा पेम्पर किया है। शाओ यू भी ईबो तक कोई ऐसी बातें नहीं पहुँचने देती जिससे ईबो को कोई प्रॉब्लम हो, या फिर जिससे ईबो का जो ट्रॉमा है अपने पेरेंट्स की मौत का वो ट्रिगर्ड हो। ईबो के पेरेंट्स की मौत को हो तो बहुत साल गए हैं, लेकिन जब मैडम यू ईबो को अपने घर पर लेकर आए थे तो ईबो को रात में नाइटमेयर आया करते थे। कभी कभी पैनिक अटैक्स आ जाया करते थे कोई एक्सप्लिक्ट बात सुनकर। इसीलिए मैडम यू फिर ईबो को साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर गई थी। उन्होंने कहा था कि ईबो को अभी वो ट्रॉमा है। जब वो ये न्यूज़ टीवी पर देख रहा था तो बार बार उस क्रैश हुए प्लेन की तस्वीर दिखाई जा रही थी, तो वही चीज़ ईबो के दिमाग में बैठ गई है। तो इसीलिए ईबो को ऐसी चीज़ों से दूर रखा जाए, या फिर ऐसी बातों से दूर रखा जाए जिससे उसका डर फिर से ट्रिगर्ड हो। इसीलिए अब मैडम ये खास ध्यान रखते हैं। ईबो के चारों ओर बहुत ज़्यादा बॉडीगार्ड्स रहते हैं, क्योंकि ऊपर से तो ईबो ईबो इनोसेंट है, ऊपर से वो इतना ज़्यादा खूबसूरत है। एक ओमेगा, ऊपर से एक ओमेगा है, तो मैडम भी उसकी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखती है। अब ऐसा नहीं है कि वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी माँ का दिन माँ का ही होता है, तो इसलिए मैडम भी बहुत सारी सिक्योरिटी ईबो के अराउंड रखती हैं। उसके अब ईबो जो है वो भी नीचे जा चुका था। तभी मैडम यू जो है वो किचन से निकलते हुए बोली, ओह जो तुम तो 9 बजे उठोगे, ये मेरी गलती है क्या? मैं और तुम्हारे डैड ने कब का ब्रेकफास्ट कर लिया है, और तुम्हारा भाई वो भी कब का उठकर अपना ब्रेकफास्ट कर चुका है। तुम तीनों, मैंने लगता है तुम तीनों को ज़्यादा ही छूट देती है। इसलिए जब देखो जब तुम अपनी मनमर्जी करते रहते हो, एंड मेरे घर में तुम्हें इतनी ज़्यादा चिल्लाने की परमिशन किसने दी? चुपचाप आओ और अपना ब्रेकफास्ट कर लो। ये सुनकर चेंग ने पाउट किया और कहा, ओल्ड वुमेन, तुम जैसे जैसे तुम ओल्ड हो रही हो वैसे वैसे तुम बहुत चिड़चिड़ी होते जा रहे हो। मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। ये बोलकर वो नीचे आकर बैठ चुका था। ये देख जैसे ही मैडम ने ये सुना, ओल्ड वुमेन, उसने चेंग के कान को पकड़ते हुए कहा, यू ब्रेड, लगता है तुम बहुत ज़्यादा ही बोलने लगे हो, अपनी माँ से इस तरह से बात करते हैं। ये सुनकर चेंग ने अपने कान को छुड़ाते हुए कहा, मामा मामा प्लीज़, थोड़ा दर्द हो रहा है, क्या कर रहे हो आप? मैं तो मजाक कर रहा था, मजाक नहीं समझती। ये सुनकर मैडम ने कहा, मजाक किसी और से करना, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, तुम्हारी माँ हूँ, और आज के बाद मुझे ओल्ड वुमेन कहना है तो तुम समझ तुम्हारे साथ क्या करूँगी, तुम्हें पता भी है मैं ऐसी हूँ कि आज मैं तुम्हारे फादर जैसे 2-3 लड़कों को फंसा सकती हूँ। समझ में आया तुम्हें? ओल्ड वुमेन बोल रहे हो। ये सुनकर चेंग ने कहा, ओह सच्ची आपने मेरे फादर को फंसाया है? ये सुनकर तभी एक और आवाज़ सुनाई देती है, हाँ क्या करें, हम इनकी खूबसूरती के जाल में ऐसे फंसे कि लाइफ टाइम निकल ही नहीं पाए, और यहाँ पर ये ऐसी बातें कर रही हैं कि किसी और को फंसा लेंगी। हे भगवान, ये बात सुनने से पहले मेरे कान बहरे क्यों नहीं हो गए? शाह फेंग मियां ने ड्रामेटिक होते हुए कहा, और ये देखकर मैडम ने अपनी आंखें रोल की और कहा, ओह अब देखो ये 40 साल का बूढ़ा एक तरह का तुम्हें यहाँ पर एंटरटेन करेगा, चुपचाप आकर अपना ब्रेकफास्ट करो, मेरा बेटा अकेला कितना काम करेगा। ये सुनकर फेंग मियां ने कहा, हाँ हाँ तुम बस अपने बेटे की फिक्र करो, तुम्हारा पति जो तुम्हारी टेंशन में मरता है, लेकिन तुम मुझे अपनी टेंशन तुम मुझे नहीं दे रही हो, लेकिन नहीं तुम्हें मुझसे 4-5 और पटाने हैं। ये सुनकर मैडम ने घूर कर उनकी तरफ देखा। वही ईबो जो सीढ़ियों के बीच खड़ा होकर ये सब देख रहा था, उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल थी। इस घर की सुबह ऐसी ही होती है, एक दूसरे को टीज करने से, एक दूसरे के निकनेम्स निकालने से। तभी यानली ने ईबो के शोल्डर के अपने आर्म को रखते हुए कहा, मॉम डैड आप लोग क्या कर रहे हैं? आपको दिख नहीं रहा कि ईबो यहाँ पर अकेला खड़ा हुआ है? ये सुनकर मैडम ने ईबो की तरफ देखा और यानी की तरफ देखते हुए कहा, ओह ईबो बेबी तुम कब नीचे आए और तुमने मुझे तुम दिखे नहीं, जल्दी आओ, तुम्हें बताया आज मैंने तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया है, तुम्हें बनी पेनकेक्स पसंद है, जल्दी जल्दी मैंने तुम्हारे फेवरेट बनाए हैं। ये सुनकर ईबो के फेस पर एक बहुत बड़ी वाली सनशाइन वाली स्माइल आ चुकी थी। यानली और ईबो भी नीचे जा चुके थे और लोग बैठ चुके थे। बस ये 3 ही बचे थे जिन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, नहीं तो एल्डर्स ने कर लिया था, और एल्डर्स में जान भी आता है। उन तीनों ने बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे और एक दूसरे को टीज कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मैडम यू भी वहीं उनके पास बैठी हुई थी। अभी मैडम यू यानी की एयर में झुकी और उसने कहा, तो तुम दोनों को जो मैंने मिशन दिया था, क्या तुम दोनों उस पर काम कर रहे हो? ये सुनकर यानी ने चेंग को भी अपनी कोहनी मारी, जिससे चेंग जो किसी बुक्कड़ की तरह खाया जा रहा था, जिसे पता नहीं कब से खाना नहीं मिला हो, उसने यानी की तरफ एनोए होते देखा और कहा, क्या है, मुझे खाना तो खाने दो। इस पर यानी ने कहा, माँ हमसे कुछ पूछ रही है। ये सुनकर चेंग ने कहा, हाँ क्या हुआ माँ? इस पर यू ने कहा, मैंने तुम्हें जो मिशन दिया था कि तुम उसमें कुछ बड़े हुए हो या फिर बस शायद नाल की तरह खाते रहते हो? ये सुनकर चेंग ने कहा, माँ मैं पता मैं बढ़ रहा था, लेकिन मुझे कुछ पहले अपनी मुँह का बाइट खत्म करो। मैडम ने इरिटेट होते हुए कहा। यहाँ मैडम की तरफ देखते हुए कहा, माँ हम स्टेप तो बड़ा है, लेकिन
वो आपका खड़ूस कभी ऑफिस से बाहर आए या फिर कभी हमारे सामने तो आए, हम कितनी कोशिश करते हैं कि वो हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे ताकि हम इन दोनों को एक साथ बैठा सके, लेकिन नहीं, वो तो हमेशा काम 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 काम। आप, मुझे लगता है ना कि उनकी शादी आप काम से ही करवा दीजिए। ये सुनकर यानी ने कहा, ये सुनकर बड़े भाई ने कहा, यानी अपने बड़े भाई से बात करते सुननी थी। इस पर यानी ने बस आंखें रोल की। वहीं चेंग ने कहा, क्या गलत कर रही हैं जी, सही तो कर रही हैं, आपके बेटे की शादी ना आपको काम से ही करवा देनी चाहिए। कितना काम करता है, जब देखो जब काम 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 काम, सोते उठते खाते पीते सब हर वक्त बस उन्हें काम ही काम लगता है। अब उनके इतने क्यूट से इतने प्यारे से भाई बहन, उन पर ध्यान नहीं देना। उनका इतना प्यारा सा बॉयफ्रेंड हो सकता है, लेकिन नहीं, उन्हें ना कोई बॉयफ्रेंड चाहिए अपनी लाइफ में, उन्हें को फन चाहिए नहीं। सच सच बता रहे हैं आप, मतलब जब वो आपके पेट में थे तो आपने क्या खाया था, कोकोनट, इतने ज़्यादा कोल्ड क्यों है। ये सुनकर मैंने उन लोगों की तरह देखा, साई करते देखा। हाँ, पता नहीं मुझे मैंने क्या कहा था, पर तुम्हें पता है, मैं तुमसे बोल रही हूँ कि अगर एक बार वो उससे डेट करने के लिए मान जाएगा तो मुझे पक्का यकीन है कि वो उसे स्माइल करना सिखा देगा। ये सुनकर चेंग ने कहा, मुझे तो नहीं लगता कि गए जन्म में स्माइल कर पाएंगे। इसमें यूं ने कहा, चेंग ऐसी फालतू बातें मत करो, और जो मैंने कहा ना उस मिशन पर ध्यान दो, वो तुम्हारे कॉलेज में है ना। ये सुनकर चेंग ने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे खाना खाने दो यार। ये बोलकर वो फिर से खाना खाने लगता है। वही इबो जो एक खुश सुन रहा था, उसने चेंग के शोल्डर पर टैप करते हुए कहा, चेंगा क्या हुआ। ये सुनकर चेंग ने इबो की तरफ देखा, जिससे उसके गले में खाना टक गया। वो खफ करने लगा, और ये देखकर इबो ने जूस का गिलास जो है वो चेंग को दिया। उसके बाद चेंग ने पानी पिया। इबो भी उसकी जो बैग था वो रब कर रहा था। चेंग ने कहा, नहीं नहीं लोयन कुछ नहीं हुआ, हम तो बस ऐसे ही कुछ बातें कर रहे थे। तुम्हें पता है ना मुझे माँ को टेस्ट करने में कितना मजा आता है, मैं बस माँ को टेस्ट कर रहा था। तो तुम चिंता मत करो, तुम ब्रेकफास्ट करो, तुम्हारी क्लास है ना आज अर्ली मॉर्निंग। ये सुनकर इबो ने नोट किया। उसके बाद सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी जैसे उस एयर में शिफ्ट हुआ, वो एयर जब प्लेफुल थी, टीजिंग थी, एक वार्मथ थी वहाँ पर, वो अचानक से कोल्ड हो चुकी थी। एंड जैसे ही सबने ये फील किया, सबकी नज़रें ऑटोमेटिक ही चेयर्स के सबसे पहले टॉप पर जा चुकी थी, जहाँ पर खड़ा हुआ था द ग्रीक गॉड शेन शाहजान, फुल्ली सूटेड 3 पीस सूट में ऑफिस जाने के लिए पूरी तरह से रेडी, या फिर कहेगी जैसे अपनी डेली रूटीन के लिए जाने के लिए पूरी तरह से रेडी। उसने, वो इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था कि कोई भी ओमेगा उससे एक बार में शादी करने के लिए मान जाए। फिर कई सारे ओमेगास का उसे प्रपोजल भी आया है, लेकिन मजाले के शाहजान किसी की तरफ नज़र उठाकर भी देख ले, ये नहीं कर सकता। वो अपने उन शूज़ की टक टक करते हुए नीचे आ रहा था। उसके शूज़ की आवाज़ उस पूरे मंशन में गूंज रही थी, और यह देखकर मैडम यू ने साय किया। जब जान नीचे आया तो उसने जान की तरफ देखते हुए कहा, जान तुम इतने बड़े हो गए हो, अब तो तुम्हारी शादी की उम्र भी निकलने वाली है, तुम कब शादी करने वाले हो। ये सुनकर जान ने कहा, माँ क्या मतलब है शादी कर और शादी करने के बाद क्या पता मैं अपने कंपनी पर फोकस कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ। आपको पता है ना हमारी कंपनी में कितने हाइट्स पर है, तो मुझे उस पर ध्यान देना है, मैं शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। ये सुनकर फिर मैंने कहा, जान क्या तुम्हारी माँ से शादी करने के बाद मैंने अपनी कंपनी को आगे नहीं बढ़ाया, तो तुम ऐसा कुछ सोचते हो कि एक बार जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसे मुझे जान ने कहा, डैड मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन शादी जैसे मेरे लिस्ट में थी नहीं और ना ही है, तो मैं अभी कोई शादी नहीं करना चाहता, प्लीज़ इस बारे में मैं और कोई बात नहीं करना चाहता। ये बोलकर जान उन तीनों की तरफ देखता है। इबो जो कि अभी भी अपनी प्लेट में देख रहा था, वो जान से नजर मिलाने की कोशिश भी नहीं कर पाता है। वही चेंग और यानी जो कि अभी बकबक कर रहे थे, उनकी बकबक भी चुप हो चुकी थी। तभी जान ने कहा, तुम तीनों ने खा लिया हो तो आज मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ, जल्दी चलो। ये सुनकर तीनों तुरंत खड़े हो गए। तो तीनों ने अपना ऑफिस बैग लिया, बिल्कुल एक साथ। उनके तीनों के जो एक्शंस थे वो सेम लग रहे थे, और तीनों तुरंत घर के बाहर निकल चुके थे। उसके बाद जान भी घर से बाहर निकल गया था लास्ट टाइम अपने पेरेंट्स को गुड बाय बोलने के बाद। जान अपने कार में बैठा, और तीनों भी वहाँ पर बैठ चुके थे। चेंग आगे था, यानी और ईबो जान के साथ पीछे बैठे हुए थे। यानी खिड़की की साइड थी और ईबो बेचारा बीच में फंस गया था। वो बहुत कोशिश करता है कि वो जान से दूर रहे, लेकिन ये दोनों सिबलिंग्स से जब जान के पास बैठा दिया करते हैं। एंड अब जान ईबो को ऐसा लग रहा था कि वो बस जमने ही वाला है, क्योंकि जान इतना कोल्ड लग रहा था, उसके आसपास की हवा भी उतनी ही कोल्ड लग रही थी। वो लोग कार में चल रहे थे, तभी जान ने कहा, तुम तीनों की पढ़ाई कैसी चल रही है। ये सुनकर चेंग ने कहा, गा मैं तो बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है, आपको पता है मैं रोज नोट्स बनाता हूँ, मैं अपनी एक भी क्लास बंक नहीं करता। इस पर यानी ने कहा, हाँ मैं भी अपनी कोई क्लास बंक नहीं करती, और मैं अच्छी तरह से पढ़ाई करती हूँ। अगर देखना मैं आपको एक दिन प्राउड फील करवाऊंगी, मैं सबसे बड़ी फैशन डिजाइनर बनूंगी इस पूरी कंट्री की। ये सुनकर जान ने नोट किया। फिर उसने ईबो की तरफ देखा, जो कि बेचारा बोलना ही नहीं चाहता था, लेकिन जैसे उसने जान की नजर अपने पर फील की, उसने लड़खड़ाते हुए कहा, हाँ मतलब मेरी भी ठीक ठीक चल रही है। एंड ये सुनकर जान ने कहा, और तुम्हारे जो सिंगिंग लेसन है वो। ये सुनकर ईबो ने कहा, वो भी ठीक है। इस पर जान ने बस नोट किया, और उसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन दूसरे चेंग जो ये सब देख रहा था, उसके फेस पर स्मित था। उसने अपने मन में ही सोचते हुए कहा, तो बात करने की कोशिश की जा रही है, लगता है माँ सही कह रही है। अगर हम कोशिश करें, मेरे इस कोल्ड भाई का भी कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है, लगता है यानी से बात करनी पड़ेगी। ये बोलकर वो मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर बाद वो यूनिवर्सिटी में पहुंच चुके थे। जैसे ही गाड़ी यूनिवर्सिटी गेट के बाहर रुकी थी,
पूरा जो यूनिवर्सिटी में अभी तक माहौल जो चाउटिंग था, लोग स्टूडेंट एक दूसरे से बातें कर रहे थे, कोई इधर से उधर जा रहा था, कोई अंदर आ रहा था, कोई बाहर जा रहा था। जैसे ही गाड़ी आकर रुकी थी, सभी लोग अपनी जगह पर जम गए थे, क्योंकि सबको पता था कि अभी कौन उतरने वाला है। 3 रिचेस्ट चाइल्ड ऑफ दिस कंट्री, एंड ऊपर से सबसे क्यूट ओमेगा, इस यूनिवर्स का सबसे क्यूट ओमेगा उतरने वाला था। यही सोच कर सभी लोग अपने सांसें थाम कर बैठे खड़े हुए थे वहाँ पर। सबसे पहले चेंग आगे से उतरा, उसके बाद जान उतरा, और जान को देखकर तो वहाँ पर जितनी भी ओमेगास थे वो बस जान के ऊपर खुद को लॉन्च करना चाहती थी, एक बार जान की नज़र पाना चाहती थी कि जान ने एक बार तो देख ले, इसलिए वो बस अपने मेकअप को और इन सबको ठीक कर रही थी। उसके बाद यानी नीचे उतरी, यानी को देखकर तो कई सारे लड़कों के जैसे दिल अपनी चेस्ट से बाहर आने वाले, क्योंकि यानी बहुत क्यूट लग रही थी। एंड सबके बाद उतरा इस यूनिवर्स का सबसे क्यूट पर्सन, वांग ईबो। यस, ईबो का नाम वांग ईबो है। ईबो का नाम शाह ईबो चेंज भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैडम चाहती थी कि ईबो जो है अपनी ही लेगेसी को आगे बढ़ाए, इसीलिए उन्होंने ईबो का सरनेम चेंज नहीं किया। वांग ईबो जब नीचे उतरा तो पूरा जो कॉलेज था, जितने वहाँ पर अल्फाज थे, बीट आते आते कि ओमेगास भी ईबो को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई एंजल उतरा हो, और सच में ईबो एंजल लग रहा था, इतना क्यूट लग रहा था उस नेवी पिंक उस बेबी ब्लू स्वेटर में कि पूछो मत। जान ने जब ये देखा तो पता नहीं कि उसकी आंखें जैसे हल्की सी डार्क हुई, क्योंकि सभी लोग उन तीनों को घूर घूर कर देख रहे थे, और कोई शाहजहान के सिबलिंग्स को ऐसे देखे ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए उन तीनों के सामने आकर खड़ा हो गया। और जैसे ही वो तीनों जो कॉलेज कैंपस की तरफ देख रहे थे, जैसे उन्होंने अपने सामने शेडो फील की, उन्होंने जान की तरफ देखा, जान ने उन तीनों की तरफ देखा और जैसे वार्निंग टोन में कहा हो, तुम लोग यहाँ पर पढ़ने आते हो तो सिर्फ पढ़ा करो, और मुझे कोई भी कंप्लेंट नहीं चाहिए, तुम्हारी क्लास स्टार्ट होने वाली है, अपनी अपनी क्लास में जाओ। ये सुनकर जान, चेंग एंड ईबो ने बस नोट किया और वो लोग वहाँ से निकल चुके थे। जब तक वो तीनों कैंपस के अंदर नहीं चले गए तब तक जान वहीं खड़ा रहा। जैसे ही वो लोग अंदर गए, जान भी वहाँ से जा चुका था। अब चेंग और यानी की क्लास अलग अलग थी, तो वो लोग अपनी अपनी क्लास में जा चुके थे और ईबो अपनी क्लास में जा रहा था। जब वो अपनी क्लास में जा रहा था तो उसने अपने बैकपैक को टाइटली फोल्ड कर रखा था, एंड वो एक जैसे डरी हुई किटन की तरह लग रहा था। वो चल ही रहा था, लेकिन तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, ओह तो मिस्टर शाय आ गए। ये सुनकर ईबो की जो बॉडी है अपनी जगह पर स्टिफ हो चुकी थी। वो सच में इन सबसे इंटरेक्शन नहीं करना चाहता था, वो जितना कोशिश करता था इस लड़के को अवॉइड करने का, लड़की उतना ही उसके सामने आती थी एंड फिर उसे बातें सुनाया करती थी। तभी वो लड़की ईबो के सामने आई और उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, तो आज तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहते। ये सुनकर ईबो ने उस लड़के की तरफ देखा जिसका नाम लू एन जी था, जो भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी, एंड वो लोग शाह कॉर्पोरेशन में पार्टनरशिप करते थे, इसीलिए ईबो लू एन जी को जानता था। और यही एक लड़की थी जो पूरे कॉलेज में ईबो को बुली किया करती थी। लू एन जी ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं तुम्हें शाह फैमिली अब तक कैसे झेल रही है, तुम एकदम से तुम नर्ड हो, ऑर्फन हो तुम, एंड फिर भी वो तुम्हें झेल रहे हैं। मुझे उन पर तरस आता है कि उन लोगों ने तुम जैसे लड़के को गोद लिया है। ये सुनकर ईबो की पकड़ती जो थी अपनी बैक पर और ज़्यादा टाइट हो रही थी। वो बहुत इनोसेंट आए से लुएन जी की तरफ देख रहा था। उसने कहा, जी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, मैंने ऐसा क्या किया है। ये सुनकर लुएन जी ने कहा, तुमने क्या किया है। हाँ, तुम्हें तो ऐसा लगा कि तुमने क्या किया है, तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से उन लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ी है। शाहजहान जो कि एक एक्टर बनना चाहता था, जब तुम्हारे पेरेंट्स के जाने के बाद उनका बिजनेस संभालने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि उस तुम्हारी माँ की वजह से तुम्हारे फादर को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, उसकी फैमिली ने एक्सेप्ट किया था ही नहीं, तो उस बिजनेस को कौन संभालता। इसलिए अंकल फेंग मियाँ ने उस बिजनेस को संभाला था, एंड इस वजह से वो बीमार होने लगे थे। इसी वजह से फिर जान को अब्रोड से आकर उस बिजनेस को संभालना पड़ा, और तुम पूछ रहे हो कि तुमने किया क्या है। ये सुनकर ईबो की आंखें बड़ी हो गई। उसने लुएन जी की तरफ देखा और कहा, नहीं, डैड खुद इस बिजनेस को संभालना चाहते थे, उन जानगा को किसी ने फोर्स नहीं किया। ये सुनकर लुएन जी ने कहा, हाँ वो तो तुम्हारी फैमिली है इसलिए वो तुमसे छुपाएंगे ही, लेकिन मैं तुमसे बोल रही हूँ। और वैसे भी तुम अपने पेरेंट्स को तो खा ही चुके हो, और जब से तुम यहाँ पर आए हो तब से तुम शाह फैमिली में रह रहे हो, मुझे तो डर है कि तुम कहीं इन्हें भी ना खा जाओ। ये सुनकर ईबो ने अपने टेरी आइज के साथ लुएन जी की तरफ देखा। उसका जो लोअर लिप था वो जैसे ऐसा लग रहा था कि ईबो से अभी रो देगा, उसका पूरा फेस रेड हो चुका था गुस्से की वजह से नहीं, बल्कि जैसे अभी उसका पूरा फेस पर आंसू आने वाले थे इसीलिए। लेकिन तभी एक शार्प से आवाज़ सुनाई दी गई, तो उससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि जानगा ने ईबो ईबो के बिजनेस को संभाला या नहीं, तुम्हें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तुम्हें नहीं लगता कि हमें अगर किसी चीज़ के बारे में पता ना हो तो हमें अपनी टूटी हुई टांग्स में नहीं घुसानी चाहिए, नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होते। ये आवाज़ जैसे ही ईबो के पीछे से आई, वो तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर ईबो का बेस्ट फ्रेंड खड़ा हुआ था, किम टयोंग। ये देखकर ईबो के फेस पर एक किसी स्माइल आ गई, और तभी एक और आवाज़ सुनाई दी, सही कहा टयोंग ने, वैसे भी तुम होती कौन हो ईबो को ये सब बोलने वाली, हमने तुमसे कितनी बार कहा है, एंड मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ लुएन जी, अगर तुमने अब ईबो के सामने ऐसी फिल्दी बातें की तो
मुझे जानगा से मैं ये सब जानगा को बता दूंगा और तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। ईबो ने मुझे मना कर रखा है, इसलिए मैंने अभी ये बात ना तो चेंगा को बताई हो, ना ही मैंने शाह फैमिली को ये बात बताई हो स्पेशल, ना ही मैंने ये बात जानगा को बताई है। अगर जानगा को पता चला तो तुम ये सपने देखते हो ना कि जानगा की सगाई तुमसे बचपन में ही हो गई थी और जानगा से तुम्हें शादी करने वाली हो, ये सपने चूर चूर हो जाएंगे, क्योंकि तुम जानते नहीं हो कि ईबो शाह फैमिली की आंखों का तारा है। अगर उसकी आंखों में एक भी आंसू आया तो तुम्हारे फादर अभी जहाँ है ना वहाँ से जानगा को नीचे लाने में 2 सेकंड नहीं लगेंगे। तो अगली बार ईबो से इस तरह से बात करने से पहले 100 बार सोचना। ये सुनकर लुएनजी की मुट्ठियाँ बिछ रही थी और वो उन दोनों की तरफ देख रही थी। ईबो के बेस्ट फ्रेंड जो कि उसी की क्लास में थे, किम टैयोंग एंड पाक जिमिन, ये दोनों साउथ कोरिया से यहाँ पर ट्रांसफ़र हुए थे। दोनों ही ब्रदर्स थे एंड मतलब कज़न ब्रदर्स थे, और दोनों के जो पेरेंट्स थे वो कुछ साल पहले यहीं पर शिफ्ट हो गए थे बिजनेस की वजह से, तो वो यहीं पर साथ में पढ़ा करते थे। और ये सुनकर लुएनजी ने कहा, क्यों इसके पास मुँह नहीं है जो हमेशा डिफेंड करने के लिए तुम दोनों यहाँ पर आ जाते हो। ये सुनकर किम टैयोंग ने स्मित करते हुए कहा, उसके पास क्या है और क्या नहीं तुम नहीं जानती, और अच्छा होगा कि तुम जानो नहीं, क्योंकि अगर तुम्हें पता चल गया ना तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे फेस का जो एटीट्यूड है वो रहने वाला है। और तुम्हें क्या लगता है ये 100 किलो अपने फेस पर मेकअप कर तुम जानगा को इम्प्रेस कर लोगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और तभी बात जानगा को पता नहीं कि तुमने पूरे कॉलेज को बता रखा है कि तुम जानगा की फ्यूंसे हो, उनकी होने वाली वाइफ हो, होने वाली मैडम शाओ हो। तो शुक्र मनाओ कि ईगो ने ये बात अभी जानगा को बताई नहीं है। एंड आज के बाद अगर तुमने हमारे दोस्त के बारे में कुछ भी कहा तो जानगा तो छोड़ो, मैं ही तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा ना तो कि तुम सोच भी नहीं सकते। वो इनोसेंट है, वो तुमसे कुछ कहता नहीं है, इसका मतलब तुम उससे कैसी बात करोगी। और रही बात उनके बिजनेस की, तो तुम जैसी लड़कियों को ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ईबो के पेरेंट्स के बिजनेस को उन लोगों ने क्यों संभाला है। अगर जानगा को प्रॉब्लम नहीं है वांग बिजनेस को संभालने में तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें क्यों जलन हो रही है। ये सुनकर लुएनजी की मुट्ठियाँ बिछ गई, क्योंकि वो इन दोनों के सामने कुछ नहीं बोल सकती। जितना ईबो इनोसेंट है उतना ही उसकी बेस्टी जो है वो शार्प माइंडेड है एंड उनकी टंग भी शार्प है। सबके लिए नहीं है, लेकिन वो लोग जिनसे उन्हें जो लोग ईबो के साथ ऐसे बिहेव करते हैं, फिर जो लोग खुद को बहुत ज़्यादा हाई समझते हैं, उनके लिए जिमिन और जो टेंग है वही काफ़ी है। और वो तो जैसे ईबो की शील्ड है। उसके बाद लुएनजी अपनी मुट्ठियाँ बीच कर वहाँ से जा चुकी थी। तभी दो मतलब कदमों की आवाज़ सुनाई देती है और 2 आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिमिन तुम दोनों कहाँ चले गए थे। वहाँ पर 2 लोग भागते हुए आए थे और दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। तभी टेयोंग ने उन दोनों में से एक की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोग बिल्कुल किसी गधे की तरह चलते हो, धीरे 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 धीरे, और अगर हम यहाँ पर नहीं आते तो तुम्हें पता है क्या होता। जब देखो जब आलसियों की तरफ पड़े रहते हो। और जंगकुक याद रखना, अगर आज के बाद तुम आलसी हो और उठे नहीं ना तो मैं तुम्हें घर पर छोड़कर आ जाऊँगा। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब अंकल जियोन ने मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी दी थी कि तयंग बेबी जंगकुक को भी अपने साथ ले जाया करो, क्योंकि इसको अभी तक कार नहीं चलाने आता। इस 21 साल के बूढ़े इंसान को अभी तक कार चलाना नहीं आता, जिसको मुझे लाना पड़ता है। हाँ, ये सुनकर जंगकुक ने कहा, तयंग तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो। इस पर टेंग ने कहा, मैं इससे भी बुरी तरीके से बात कर सकता हूँ, इसे छोड़ो। फिर से टेंग ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, ईबो उनकी बातों पर ध्यान मत दो। वो तुम पता है ना वो ऐसे ही बोलती रहती है। जानगा ने अपने सपने तुम्हारे लिए बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किए हैं। वो शुरू से ही बिजनेस मैन बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे बिजनेस को भी संभाला है, इसीलिए तुम चिंता मत करो। ये सुनकर ईबो ने टेंग की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट दी। उसके बाद वो लोग अपनी क्लास में जा चुके थे। वो तीनों तो वहाँ से जा चुके थे, लेकिन 2 लोग अभी भी वहीं पर ही खड़े हुए थे। जंगकुक को जो फेस था वो तो नॉर्मल था, लेकिन वहाँ उसके पास जो खड़ा हुआ था उसका फेस जैसे हार्ड था। उसने बिना जंगकुक की तरफ देखे कहा, इसका बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड मुझे तो समझ में नहीं आता कि बॉस इसे टॉलरेट कैसे करते हैं। हम हर बात की रिपोर्ट उन्हें करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग इस लड़की को टॉलरेट कैसे कर रहे हैं। ये सुनकर जंगकुक का फेस भी वैसे ही कोल्ड हो चुका था। उसने कहा, मुझे लगता है कि बॉस किसी सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो इसे मुंह तोड़ जवाब दे सके, क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये बेबी उनके लिए कितना प्रीशियस है। कोई अगर इसके आंखों में आंसू लाने की कोशिश करता है तो वो बॉस के वर्थ से बच ही नहीं सकता। ये सुनकर शुगा ने भी नोट किया। उसके बाद वो लोग भी अपनी क्लासेस में जा चुके थे। वही दूसरी तरफ शाह फैमिली में तैयारियां चल रही थी। जैसे ही शाह उसके तीनों चल रहे थे, जब अपने कॉलेज एंड कर बाहर मतलब घर में आए थे तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ पूरे जो शाह मेंशन में सजा हुआ था। ये देखकर चेंग ने कहा, ओह तो गगा के अवार्ड की पार्टी चल रही है, वैसे अच्छा है। इस बोरिंग हाउस में कभी तो कुछ काम का होता है। आज तो मैं फुल ड्रिंक करूँगा, क्योंकि आज मेरा ही घर है। अगर आदमी ड्रंक होकर कहीं गिर भी गया तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। ये बोलकर वो हंस रहा था। तभी याली ने उसके सिर पर मारते हुए कहा, ड्रिंक ड्रिंक ड्रिंक, तुम्हें इसके अलावा भी कुछ दिखता है या नहीं। इस पर चेंग ने कहा,
क्या जिए, अब हमेशा मेरे सिर पर मारती रहती हो, अगर मेरा दिमाग खिसक गया तो, एंड अगर मेरा दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया तो। ये सुनकर यानी ने कहा, वो तो ऑलरेडी ही ढीला है चेंग। ये बोलकर इबो और यानी हंसने लगते हैं, और एक चेंग जो है वो पाउडर बना रहा है। तभी यानी ने कहा, ये पाउडर तुम्हारे फेस पर बहुत अगली लग रहा है, तो ये पाउडर बनाना बंद करो, जाकर फ्रेशन अप हो जाओ। ये सुनकर चेंग ने नोट किया। उसके बाद ये वो तीनों ही फ्रेशन अप होने के लिए जा चुके थे। आज शाह स्टेट में पार्टी थी, एंड ये पार्टी थी सी एन शाहजहान को बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने की खुशी में। इसलिए सभी बिजनेसमैन को यहाँ पर बुलाया गया था। बहुत सारे जो रिपोर्टर्स थे वो आने वाले थे। शाम हो चुकी थी और पार्टी का टाइम भी हो रहा था। धीरे धीरे गेस्ट आने लगे थे। शाह यू एंड फिंग मैन ऑलरेडी ही डोर पर थे और गेस्ट्स को वेलकम कर रहे थे। यानी और चेंग भी तैयार होकर नीचे आ चुके थे, एंड वी जान जो था वो अपने रूम में तैयार हो रहा था। उसने ब्यूटीफुल ब्लैक कलर का टक्सीडो पहन रखा था, एंड वो सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। इस पार्टी उसी के लिए रखी गई थी, तो ऑफकोर्स उसे तो हैंडसम लगना ही था। वो तैयार होकर जब बाहर निकला तो वो नीचे जा रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र किसी एंजल पर पड़ी। ईवो जो कि अपने ब्रोंज से मतलब लड़ता हुआ आ रहा था, वो अपने ब्रोंज को लगाने की कोशिश कर रहा था अपने उस वाइट सूट में, लेकिन वो उससे लग ही नहीं रहा था। इसलिए वो बार बार लड़खड़ा रहा था और लगाने की कोशिश कर रहा था। और जो ये चीज़ उससे नहीं हो रही थी, इसको लेकर उसके फेस पर एक प्यारा सा पाउडर भी था, बिल्कुल किसी बन्नी की तरह, बिल्कुल किसी ऐसे छोटे बच्चे की तरह उसके फेस पर पाउडर था, लेकिन वो उसमें बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और जान ने जब ये देखा तो अपनी जगह पर ही जैसे रुक गया। और इबो जो बिना देखे ही आ रहा था, उसका ध्यान अपना पूरे अपने उस ब्रोंज को लगाने में ही था, इसीलिए वो बिना देखे आ रहा था। वही जान तो सीधे खड़ा था, वो इबो रोक सकता था, लेकिन उसने इबो नहीं रोका तब तक इबो सीधा आकर उसे टकरा नहीं गया, एंड चौंक कर वो गिर नहीं वाली, लेकिन तभी जान ने उसे संभाल लिया। अब वो दोनों पोज द क्लोज थे। जान का जो हाथ था वो इबो की वेस्ट में था। उसने बहुत टाइटली इबो की वेस्ट को होल्ड कर रखा था। इबो के दोनों हाथ जान की चेस्ट पर थे। इबो की जो हाइट है वो जान से हल्की सी छोटी है। ऑफकोर्स इबो एक ओमेगा है, तो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी उसी तरह का है, और जान एक अल्फा है, उस तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर भी वैसा ही होगा। जान पहली बार तो नहीं था कि वो जान के इतना क्लोज आया था इबो, क्योंकि ऐसे टकराना इस घर में उन दोनों का चलता ही रहता है। पता नहीं क्यों इबो को नहीं पता कि वो जाकर जान से टकराता है या फिर जान उसके रास्ते में खड़ा ही रहता है टकरवाने के लिए, क्योंकि बहुत बार हुआ है जब इबो जान से टकराया है। इबो ऐसे चलता है, वो बिल्कुल किसी फोर्ड की तरह चलता रहता है, इधर से उधर इधर से उधर, लेकिन जान को तो दिखना चाहिए ना, लेकिन जान जब देखो जब उसके सामने जाता है। यही सोचते हुए इबो बस जान की तरफ देख रहा था। इबो जान के जो डोमिनेटिंग फेरामोन्स थे वो फील कर पा रहे थे, एंड जान भी इबो के वो स्वीट फेरामोन्स फील कर पा रहा था। दोनों ही एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। तभी जान ने कहा, तुम्हें चलते टाइम अपनी आंखों को सामने रखना चाहिए, न कि किसी और चीज़ पर। अगर आज मैं यहाँ पर नहीं होता तो तुम अभी नीचे गिर जाते। ये सुनकर इबो ने जान की तरफ देखा और उसने बस नोट किया, वो अपने फेस को नीचे कर लिया और मन बड़बड़ाने लगा। हाँ, जब देखो जब मेरे सामने आते रहते हो, ऐसे फेस को ऐसे बना रखा है जैसे अब मुझे बस राक्षस की तरह डायनासोर बस मुझे खाने वाले हो। इस वो विस्पर ही कर रहा था। तभी जान ने कहा, तुमने कुछ कहा? तभी इबो ने कहा, नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। तभी जान ने कहा, तुम कर क्या रहे थे? इस पर इबो ने अपनी मुट्ठी को खोला और उस ब्रोंज को दिखाते हुए कहा, मैं इसे लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझसे लगे ही नहीं रहा था। ये सुनकर जान ने अपने हाथ को इबो के वेस्ट से निकाला, उस ब्रोंज को लिया और वो इबो के कोट पर उसको सेट करने लगा। और इस वक्त वो दोनों बहुत क्लोज थे। जान का जो फेस है वो इबो के फेस के क्लोज था, और इबो बस जान के फीचर्स को देखे जा रहा था। भले ही जान कितना ही कोल्ड हो, लेकिन वो कितना हैंडसम है इस बात को कोई ठुकरा नहीं सकता। और इबो का दिल भी बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। इबो ने जान को बचपन से ही पसंद किया था। हाँ, जब वो यहाँ आया था तब जान यहाँ नहीं था, लेकिन जब इबो 12 साल का था तब जान वापस आ चुका था, एंड तब से ही जान इबो ने जान को देखा है। उसने खुद को भी जब वो बड़ा हुआ था तब भी जान यहीं पर ही था। तो इबो ने जान को बचपन से ही पसंद किया है। और जब जान इबो को समझ में आने लगा कि ये सब होता क्या है, पसंद क्या होता है, प्यार क्या होता है, तब तक वो इनफ बड़ा हो चुका था, एंड उसे रियलाइज़ हो गया था कि वो जान से प्यार करता है। लेकिन जान ऐसा लगता है कि जान किससे प्यार करता ही नहीं है, क्योंकि वो ऐसा ही कोल्ड रहता है। तो ईबो को अपनी फीलिंग्स को लेकर डर भी लगता है कि कहीं उसकी फीलिंग्स रिटर्न भी होगी या नहीं। लेकिन वो जान से खुद प्यार करके भी खुश हैं। अगर जान उसकी फीलिंग को रिटर्न नहीं करेगा वो तब भी खुश है, क्योंकि जान ने उसके लिए बहुत कुछ किया है। लुएनजिए ने कुछ गलत नहीं कहा है। हाँ, उसके कहने का तरीका सही नहीं था। जान एक एक्टर बनना चाहता था, लेकिन जब ईबो के पेरेंट्स की मौत हो गई तो फिंग मैन के कंधे पर दो जिम्मेदारी आ चुकी थी। एक्चुअली ईबो की जो मॉम थी वो एक ऑर्फन थी, तो ईबो के डैड की जो फैमिली थी
उन्होंने ईबो की मोम को और उनके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए ईबो के डैड ने अपने परिवार को छोड़ दिया था और अपनी फैमिली के साथ वो कहीं दूसरी जगह रहा करते थे। इस बीच में उन्होंने अपना बिजनेस खोला था एंड वो बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन फिर अचानक उनकी मौत हो चुकी थी। इसीलिए ईबो के पास कोई रिलेटिव नहीं था जो कि उस बिज़नेस को संभाल सके। तो फेंग मियान को इस बिज़नेस को संभालना पड़ा क्योंकि वो पूरा बिज़नेस ईबो के नाम पर था। जब ईबो को उन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था तो वो बिज़नेस भी ईबो के साथ ही आ चुका था। अब उस फेंग मियान दो बिज़नेस संभाल रहे थे। इस बीच में मैडम भी उनकी मदद किया करती थी, लेकिन दो बिज़नेस संभालना बहुत बड़ी बात होती है, तो वो बीमार रहने लगे थे। इसीलिए जान को यूएसए से वापस आना पड़ा था, अपने फादर के साथ उस बिज़नेस को संभालने में मदद करनी पड़ी थी। ये बात ईबो को बुरी भी लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो बिज़नेस करना नहीं जानता, उसे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो एक सिंगर बनना चाहता है, वो एक डांसर और एक्टर बनना चाहता है, वो बिज़नेसमैन नहीं बनना चाहता। इसलिए वो ना चाहते हुए भी या फिर चाहते हुए भी मदद नहीं कर सकता और इस चीज़ का उसे बुरा भी लगता है। यही सोचते हुए तभी उसे आवाज़ सुनाई दी और अपने घर से बाहर आया। हो गया ये सुनकर ईबो ने जान की आंखों में देखा जो कि ब्राउन कलर की थी, और ये उसने जब देखा तो वो खोई गया, तो उसे रियलाइज नहीं हुआ कि उतने क्लोज खड़े क्यों हुए हैं। तभी ईबो ने जान ने कहा ईबो ब्रॉन्ज लग चुका है। ये सुनकर अभी जाकर ईबो को रियलाइज हुआ कि उसने ईबो जान का जो सूट है उसको कितना टाइटली होल्ड कर रखा है। ये फील होने के साथ ही उसका पूरा फेस रेड हो गया। उसने जान के कोट को छोड़ दिया। उसके बाद जान ने ईबो की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा मेरे साथ चलो, और नीचे वैसे भी लाइट बहुत ज़्यादा नियॉन है, अभी तुम यहीं सीढ़ी ऊपर से ना गिर जाओ, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि तुम कितने ज़्यादा क्लमसी हो। ये सुनकर ईबो ने एम्बेरसमेंट में जान की तरफ देखा, लेकिन फिर उसने अपने हाथ को जान के हाथ में रखा और वो दोनों नीचे जाने लगे। जैसे वो दोनों नीचे गए थे पूरी स्पॉटलाइट जान और ईबो की उन कनेक्टेड हाथों पर जा चुकी थी एंड शाह फैमिली उन दोनों को मुस्कुराते हुए देख रही थी। वो पार्टी स्टार्ट हो रही थी, जान को सभी लोग आ रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे थे और ईबो ने भी अब जान का हाथ छोड़ दिया था। वो भी अपने दोस्तों के साथ था। तेयोंग एंड जिमिन भी वहाँ पर आए थे और भी कुछ दोस्त थे ईबो के जो भी वहाँ पर आए हुए थे। यानी और चेंग तो वहाँ पर थे। सभी लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे थे, सभी लोग जान को कांग्रेस विश भी कर रहे थे। पार्टी को चलते हुए बहुत देर हो चुकी थी एंड लू एन जी के जो पेरेंट्स हैं वो भी यहाँ पर आए हुए थे और लू एन जी कोशिश कर रही थी जान के पास जाने की, उससे बात करने की, और ये चीज़ कोई था जिसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। उसकी आंखें जैसे अंगारे उगल रही थी, उसकी आंखें इतनी ज़्यादा कोल्ड लग रही थी, स्केरी लग रही थी कि कोई अगर उसे ऐसे देख ले तो वो बस उसके सामने आने का हिम्मत भी नहीं करे। वही दूसरी तरफ जान बस रिस्पेक्टफुली लू एन जी से बात कर रहा था क्योंकि वो अभी कोई भी ड्रामा क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि लू एन जी किस इंटेंशन से बात कर रही है, बार बार उसे टच करने की कोशिश कर रही है। लू एन जी ने जान की तरफ देखते हुए कहा जान का आपको पता है आज मैं आपके लिए तैयार होकर आई हूँ, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? ये बोलकर वो शर्मा गई। इस पर जान ने उसकी तरफ देखा और कहा पर मैंने किसी को ये नहीं कहा है कोई मेरे लिए तैयार हो, एंड हम दोनों एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं हैं, तो तुम्हें मेरे लिए तैयार होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये सुनकर या लू एन जी जो है उसके फेस का पूरा कलर उड़ चुका था, लेकिन फिर से उसने खुद के पोस्चर को सही किया और जान की तरफ देखते हुए कहा ऐसे कैसे, हम दोनों के हम दोनों की शादी होने वाली है एंड मैं आपको पसंद करती हूँ, तो मैं आपकी होने वाली वाइफ हूँ, तो मुझे आपकी पसंद के कपड़े पहनने चाहिए ना जो आपको कम्पीट कर सके, इसीलिए मैंने आप ये पहना है। वैसे भी आज तो आपके लिए एक स्पेशल दिन है। ये सुनकर जान ने यांग जी की तरफ देखा। कोई था जो ये सब देखकर जिसकी मुट्ठियाँ बिछ रही थी, उसकी आंखें से बहुत ज़्यादा अलग लग रही थी। ये सब देखकर ये सब उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। ये सीन उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी पता नहीं वो क्या कर देगा। लेकिन तभी जान ने कहा फालतू के सपने मत देखो लू एन जी, हम दोनों दोस्त हैं, फिर हम दोनों दोस्त भी नहीं हैं क्योंकि हम दोनों कभी उतने पास नहीं आए हैं एंड अभी ये तय नहीं हुआ है कि हम दोनों की एंगेजमेंट होगी या नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अभी से इमेजिन करना बंद कर दो। ये सुनकर यहाँ लू एन जी ने जान की तरफ देखा। जान वहाँ से थोड़ा सा हट चुका था। तभी फेंग मियान सब लोगों के बीच में गए और उन्होंने माइक लेकर कहा तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सब लोग मेरे बुलाने पर मेरे बेटे की सक्सेस पार्टी में आए, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मेरे बेटे की सक्सेस से खुश होंगे एंड आप सभी लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे होंगे। ये सुनकर सभी लोगों ने अपने अपने वाइन के ग्लास को ऊपर उठाया जिसे वो कह रहे हों कि वो लोग खुश हैं एंड वो लोग हैप्पी हैं। तब फिर से मैंने कहा तो ये पार्टी रखने का सबसे बड़ा रीज़न तो था कि मेरे बेटे को बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था पिछले साल की तरह, फिर कहूँ कि हर साल की तरह, लेकिन इस पार्टी को रखने का सेकंड रीज़न भी था। ये सुनकर पूरी पार्टी बहुत शांत हो चुका था। तो फिर मैंने कहा मेरा एक दोस्त है, हम दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे एंड हम दोनों ने तय किया था कि जब हम दोनों के बच्चे होंगे तो हम उन दोनों की शादी करवाएंगे और हमारी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलेंगे।
और आज वो दिन है। मैं चाहता हूँ कि आज मेरे बेटे एंड मेरे दोस्त के बेटे की एंगेजमेंट है, तो आप सभी लोग खुश होंगे। ये बोलकर उसने सबकी तरफ देखा, लेकिन सभी लोगों के फेस पे स्माइल थी क्योंकि शौक लगा था। विभूषण 30 साल का, शाहजहान 30 साल का हो चुका था, अब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। फिर अचानक एंगेजमेंट की बात जैसे बॉम्ब गिरा है वो फेंग मियान ने, तो ये बात सबके लिए जैसे एक बॉम्ब की तरह ही थी जो उनके सिर पर बस गिर गिर गया हो। तभी फेंग मियान ने उस तरफ देखा जहाँ पर लुएन जी की फैमिली खड़ी हुई थी, और ये देखकर लुएन जी उसके फादर की आंखें चमक गई। तभी फेंग मियान ने जान की तरफ देखते हुए कहा, जान यहाँ आओ। इस पर जान ने अपने फादर की तरफ देखा और नोट किया। उसके बाद वो भी बीच में आ चुका था। तभी फेंग मियान ने एक इंसान की तरफ देखा और कहा, ईबो बेबी तुम यहाँ आओ। ये सुनकर ईबो की पूरी बॉडी स्टिफ हो गई। पहले जब उसने ये सुना कि जान की एंगेजमेंट, तो उसे लगा था कि पता नहीं किससे करवाई जाएगी एंगेजमेंट। अब फेंग मियान का इकलौता दोस्त तो नहीं है ना मिस्टर वांग, और भी दोस्त होंगे, तो ईबो इतना श्योर नहीं था। लेकिन जब अब फेंग मियान उन्हें बुला रहे थे तो ईबो की पूरी बॉडी स्टिफ हो चुकी थी। इसका मतलब उसकी और जान की एंगेजमेंट। हाँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जान इस एंगेजमेंट करना भी चाहता है, फिर वो सिर्फ फेंग मियान की बातों में आकर एंगेजमेंट कर रहा है। ये चीज़ ईबो के लिए थोड़ी कन्फ्यूजिंग थी, इसलिए वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। तभी मैडम यू ईबो के पास आए। उसने उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, ईबो बेबी तुम्हारे फादर तुम्हें बुला रहे हैं, जाओ। ये सुनकर ईबो ने मैडम की तरफ देखा जो उसे एक रीअश्योरिंग स्माइल दे रही थी। तभी ईबो ने कहा, पर माँ। तभी मैडम ने कहा, अभी ये सब बातें करने का टाइम नहीं है, हम लोग ये बातें बाद में करेंगे, अभी तुम्हारे फादर तुम्हें बुला रहे हैं, जाओ। ये सुनकर ईबो ने नोट किया। उसके बाद वो भी उन कांपते हुए कदमों के साथ ही फेंग मियान के पास जा चुका था। वो भी जान के साथ वहाँ पार्टी के बीचों बीच खड़ा हुआ था। फेंग मियान ने चेंग की तरफ इशारा किया तो चेंग ने नोट किया, और चेंग अब 2 रिंग बॉक्स वहाँ पर लेकर आ चुका था। उसने एक रिंग ईबो को दी और एक रिंग उसने जान को दी। जान देख सकता था कि ईबो कितना ज़्यादा काँप रहा है। अब उसे नहीं पता कि ईबो डर से काँप रहा है या फिर वो ये एंगेजमेंट नहीं करना चाहता इसीलिए काँप रहा है। इसलिए उसने ईबो के हाथ को पकड़ा और स्क्वीज़ किया, जैसे वो उसे रीएश्योरेंस दे रहा हो कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो रहा है। और जैसे ही ईबो ने जान की आंखों में देखा तो उसके वो जैसे रिलीफ हुआ हो। फिर जान ने ईबो के हाथ को लिया, उसमें रिंग को स्लाइड कर दिया था, और ईबो ने भी अपने कांपते हाथों के साथ ही जान की रिंग फिंगर में अपने उसके पास जो रिंग थी उसको स्लाइड कर दिया था। और जैसे ही ये सब हुआ उस पूरे हॉल में से ताली की गड़गड़ाहट गूंज चुकी थी, और जान भी ईबो की तरफ देख रहा था और ईबो जान की तरफ देख रहा था। ईबो अभी भी थोड़ा सा काँप रहा था, लेकिन अब वो थोड़ा रिलैक्स था। उसके बाद अब सभी लोग न्यूली एंगेज्ड कपल को ब्लेसिंग्स देने आ रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेशंस करने आ रहे थे। लेकिन जान जानता है कि ईबो को इतना क्राउड या फिर इतना जो ये पार्टी का माहौल है वो पसंद नहीं आता है, इसलिए वो ईबो के पास था ताकि ईबो को अनकंफर्टेबल फील ना हो। वो कोई सभी गेस्ट एक जैसे नहीं होते हैं, तो वो सब पर ध्यान रख रहा था कि किसी चीज़ से या फिर किसी से भी ईबो को कुछ भी अनकंफर्टेबल फील ना हो। वो इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रहा था। वो लोग आ रहे थे तो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। तभी एक इंसान वहाँ पर आया, मतलब वो लोग 3 लोग थे। उनमें से एक ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेसन मिस्टर शाओ, आपको तो 2 लॉटरी लग गई हैं, आपको बिजनेस मैन ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है, एंड आपका इतनी ब्यूटीफुल ओमेगा से एंगेजमेंट भी हो चुकी है। ये आवाज़ सुनते ही जान की जो मुट्ठियाँ वो बिक चुकी थी और सामने की तरफ देख रहा था, जहाँ पर उसका बिजनेस राइवल या फिर कहें कि पार्टनर तो है, लेकिन इनकी जो पार्टनरशिप है इतनी अच्छी नहीं है। एंड सब लोग जानते हैं कि ये लोग किस तरह के हैं। ये वेन फैमिली थी, वेन रूहान, उसका बेटा, बड़ा बेटा वेन चाओ, और उसका जो मतलब सौतेला बेटा है मेंग्याओ, ये वेन मेंग्याओ। ये सब जान इन सबको अच्छी तरह से जानता है, इनकी हिस्ट्री, इनकी बायो, सब इसको जान को इन सब कुछ पता है कि लोग किस तरह के हैं। पर इसीलिए उसने तुरंत ईबो के वेस्ट में हटा उसे अपने क्लोज कर लिया, क्योंकि वो देख सकता था कि ये लोग कैसे ईबो को देख रहे हैं, स्पेशली वेन चाहो। और ये चीज़ उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने वेन रूहान की तरफ देखते हुए कहा, थैंक्स मिस्टर वेन, एंड मुझे खुशी हुई कि आप हमारी खुशी में शामिल होने आए हैं। आई होप कि आप पार्टी इन्जॉय कर रहे होंगे। ये सुनकर वेन चाहो ने स्मिक करते हुए कहा, ऑफ कोर्स हम पार्टी इन्जॉय कर रहे हैं। पहले मुझे नहीं पता था कि आपकी इंगेजमेंट होने वाली है, वो भी इतनी खूबसूरत ओमेगा से। अगर मुझे पता होता तो मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आता, और आपके ओमेगा के लिए भी। अभी तो हम सिर्फ आपके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। ये सुनकर जहान ने वेंचाव की तरफ देखा, उसकी इंटेंशन साफ साफ पढ़ पा रहा था। उसने कहा, ओह, आपको बुरा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कभी
आपने मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए वही बहुत है, मैं अपनी मेगा को खुद गिफ्ट दे दूँगा। ये सुनकर इंजाम ने नोट किया। वो लोग तो अपनी बातें कर रहे थे, लेकिन कोई था जो इस कन्वर्सेशन को, या फिर कहें कि इन लोगों को ऐसे देख रहा था जैसे वो अपनी पूरी जगह पर स्टिफ हो चुका हो। उसका फेस धीरे-धीरे चेंज हो रहा था और उसका फेस ऐसे चेंज हो चुका था जिसका कोई उसे देखकर पहचान ना सके कि ये इंसान क्या था और क्या हो गया था। वहीं दूसरी तरफ लुएनजी ये सब देख रही थी। तभी टेयोंग उसके पास आया और उसने कहा, तो मिस मेकअप की दुकान, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पता ना हो ना तो उस चीज़ के बारे में हमें कमेंट नहीं करना चाहिए। तुम बड़ा जानका को अपने हस्बैंड बोला करती थी, अब क्या हुआ? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम जानका से और ईबो से दूर रहो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी इस कड़वी ज़बान से ईबो को ताने मारने थे। तभी जिमिन ने भी आगे आते हुए कहा, तुम भी क्यों दीवार के सिर मार रहे होते हो? तुम्हें पता है ना कि ये कैसी है। एंड सीरियसली लुएनजी, मेरी तुम्हारे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिस तरह से तुम मुझसे बात करती हो, जो तुम्हारी इंटेंशनशिप को लेकर है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। पहले तो तुम्हें ऐसा लगता था ना कि जानका ईबो को अटेंशन देते हैं या फिर उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, इसीलिए तुम्हें लगता था कि तुम जान को अपना सकती हो, क्योंकि उस वक्त तो सिंगल था। लेकिन अब तुमने देख लिया है कि उन दोनों की सगाई हो चुकी है। मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा कि कोई ऐसा इंसान ढूंढो जो तुमसे प्यार करे और तुम्हारी केयर करे, तुम्हें प्रोटेक्ट करे, तुम्हारा रिस्पेक्ट करे। इससे तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर तुम ऐसे ही अपने दिल में जलन रखोगी, नफरत रखोगी, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं बस तुम्हें एक अच्छा दोस्त होने के नाते बोल रहा हूँ। ये सुनकर लुएनजी ने उन दोनों की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो आंसू गुस्से के थे या फिर किसके थे, ये जिमिन और टेयोंग को नहीं बताते। वो लोग लुएनजी और उसके पेरेंट्स इस पार्टी को छोड़कर जा चुके थे। तभी जंगकुक ने पास आते हुए कहा, जिमिना, तुम उसे क्या बोल रहे थे? वो उस पार्टी को छोड़कर चली गई। तभी शुगा ने भी आते हुए कहा, इन दोनों का मूवी बहुत सादा ही चलता है, लगता है जानका से इनकी भी कंप्लेंट करनी पड़ेगी। ये सुनकर जिमिन ने शुगा की तरफ देखते हुए कहा, ओए मिस्टर बॉडीगार्ड, तुम ना मेरे सामने मैंने क्या किया है? मैंने सिर्फ वही कहा है जो उसे पता होना चाहिए था। मैंने बस उसे सही सजेशन दिया है। वैसे भी अगर वो जानका के पीछे पड़ी रहती तो इससे कुछ नहीं होने वाला था। उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है और ये बात मैं पहले ही पता थी। आंटी ने मैं पहले ही बता रखी थी कि इनकी एंगेजमेंट होने वाली है। तो सिर्फ इन दोनों को ही नहीं पता था, ये दोनों ही बेवकूफ़ थे, हम बेवकूफ़ नहीं थे। एंड तुम्हें जानका ने ईवो की सेफ्टी के लिए रखा है, तुम वही काम करो ना। वैसे तुम बोर नहीं होते क्लास में बैठे बैठे? जो चीज़ें तुमने पहले ही पढ़ ली है उन्हें दोबारा पढ़ने में? ये सुनकर जंगकुक ने जिमिन की तरफ देखते हुए कहा, हाँ तुमने सही कहा, हम बोर तो बहुत होते हैं, लेकिन हम हमारे बॉस के ऑर्डर्स को भी तो नहीं ठुकरा सकते ना। तुम्हें पता नहीं कि शाहजहान कितना स्केरी होता है जब बात उसके लिटिल किटन पर आती है। ये सुनकर वो चारों हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब वेंस भी वहाँ से जा चुके थे। पार्टी भी एंड हो चुकी थी एंड अब धीरे धीरे सभी लोग अपने अपने घर जा चुके थे। वहीं दूसरी तरफ ईवो भी अब अपने रूम में था। उसने अपने ड्रेस को चेंज कर लिया था और अपने बेड पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में उसके पेरेंट्स की फ़ोटो फ्रेम थी। उसने उस फोटो की तरफ देखते हुए कहा, माँ, बाबा, आपको पता है आज मेरी इंगेजमेंट हुई। ये बोलकर उसने अपनी रिंग को अपने रिंग फिंगर को उसे फ्रेम के सामने दिखाया। उसने अपने पेरेंट्स की तरफ देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ हो और हमेशा आप मेरे साथ रहते हो। मुझे खुशी है, मैं खुश हूँ इस एंगेजमेंट को लेकर। लेकिन माँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि जानका खुश है या नहीं, क्योंकि उनका फेस कोई इमोशंस शो ही नहीं करता है। मैं जानका को पसंद करता हूँ, लेकिन जानका मुझे पसंद करते हैं नहीं, क्योंकि इतने सालों में उन्होंने कोई इमोशंस नहीं दिखाई। ये दिखाने के लिए क्यों मुझे पसंद करते हैं नहीं। और ये चीज़ मुझे डराती भी है कि कहीं जानका के साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं हो रही है। और आप भी यहाँ नहीं हो जो मुझे बता सको कि सच में क्या एक प्रॉमिस हुआ था या फिर आंटियों ने बस मेरे लिए एंगेजमेंट करवाई है। एंड आपको पता है, आंटियों एंड पापा फेंग मियान मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे आपकी याद तो आती है, लेकिन जब भी वो दोनों मेरे पास होते हैं मुझे आपकी इतनी याद नहीं आती। उन लोगों ने आप दोनों की कमी को पूरा कर रखा है, जिसमें बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि आंटी यू एंड फेंग मियान अंकल ने मुझे अडॉप्ट किया है। नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता। बस अब मुझे यही टेंशन है कि क्या जानका इस एंगेजमेंट से खुश हैं या नहीं। अगर नहीं तो मैं जानका के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। वो ये सब बोल रहा था तभी आवाज़ आई, मैं खुश हूँ। ये सुनकर ईवो की पूरी बॉडी स्टिफ हो गई, क्योंकि उसके डोर पर जान खड़ा हुआ था। जान को भी यही लग रहा था कि वो एंगेजमेंट के लिए तैयार था। एक्चुअली उसने ईवो को शुरू से ही पसंद किया था।
जब वो यूएसए से वापस आया था और उसने ईबो को देखा था तो उसके दिल में कुछ हुआ था, लेकिन उस वक्त वो इतना बड़ा नहीं था इसे समझने के लिए। उसके बाद वो अपनी कंपनीज के काम में लग गया, लेकिन इस बीच में वो ईबो की हरकतें देखा करता था, ईबो को देखा करता था एंड वो ईबो को पसंद करता था, ये बात उसे पता थी। इस और उसे ईबो की प्रेजेंस से कोई इरिटेशन फील नहीं होती थी या फिर कुछ भी ऐसा गुस्सा नहीं आता था कि ईबो की वजह से उसे इतना सब कुछ करना पड़ रहा है, डबल डबल बिजनेस संभालना पड़ रहा है। नहीं, उसे ऐसा कुछ नहीं लगा और वो जानता है कि ईबो कितना इनोसेंट है, वो किसी को इंटेंशनली हर्ट नहीं कर सकता एंड ईबो इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। ईबो अपने जो ड्रीम्स है वो जीना चाहता है। उसके तो ड्रीम्स नहीं रहे, लेकिन वो नहीं चाहता कि ईबो के ड्रीम्स भी है, इसीलिए उसे भी टेंशन हो रही थी कि कहीं क्या पता ईबो इस एंगेजमेंट से खुश हो या नहीं। तो इसलिए वो भी ईबो से बात करने आया था, लेकिन वो दरवाजे पर आकर रुक गया जब ईबो की उसने बातें सुनी। जान धीरे धीरे ईबो के पास आया, उसने उस फ्रेम को लिया और उस ईबो के पेरेंट्स की तरफ देखते हुए कहा, अंकल आंट, आपको आपके बेटे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके बेटे के लिए मैं यहाँ पर हूँ एंड मैं उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखूँगा। ये बोलकर उसने ईबो की तरफ देखा और ईबो भी एडमायरेशन के साथ जान को देख रहा था। जान ने उस फोटो फ्रेम को फिर से नाइट स्टैंड पर रखा और ईबो की तरफ देखते हुए कहा, मुझे इस एंगेजमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं तुमसे ये तो नहीं कहूँगा कि मैं तुमसे प्यार करता या नहीं, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ एंड इसके लिए हम इस रिश्ते को एक मौका दे सकते हैं। अभी एंगेजमेंट हुई है, हम लोग इस रिश्ते को मौका देने की, इस रिश्ते को चलाने की कोशिश करेंगे एंड आई होप कि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुनकर ईबो ने मुस्कुराते हुए नाम अपने से लाते हुए कहा, नहीं, मुझे तो इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर जान भी मुस्कुराया, उसने कहा, बहुत रात हो चुकी है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। ये सुनकर ईबो ने नोट किया। उसके बाद जान वहाँ से जा चुका था। एक डिमली लाइट रूम में वहाँ पर एक इंसान खड़ा हुआ था जिसने फुल ब्लैक गेटअप ले रखा था एंड वो उस रूम से जैसे कहीं देख रहा था, कुछ देख रहा था। उसके हाथ में दूरबीन था और उसी चीज़ से वो कहीं पर जैसे फोकस कर रहा था। उसका फेस इतना ज़्यादा स्केरी लग रहा था कि जैसे कोई साइको हो। वो बहुत देर से वो सब देख रहा था। उसके बाद वो उस रूम के अंदर है, उसने खुद को मिरर के सामने खड़ा किया और रूम सामने एक पर्सन मतलब अपने ही रिफ्लेक्शन की तरफ देखते हुए कहा, कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं ये हो सकता हूँ, लेकिन पहले मैंने बहुत कोशिश की इस चीज़ को अपने अंदर ही दबाने की, लेकिन अब जब मुझे पता चला है कि कौन थे वो लोग, तो अब मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाला एंड ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। ये बात मैं किसी के सामने आने ही नहीं दूँगा। मैं अपना काम भी पूरा कर लूँगा, किसी के सामने कोई बात आएगी भी नहीं। ये बोलकर वो जान स्मिक कर रहा था। अब टाइम ऐसे ही बीत रहा था, लेकिन बहुत अजीब चीज़ें हो रही थी। एंगेजमेंट के बाद से ही बहुत कुछ अजीब हो रहा था और वो अजीब था कि बहुत सारे लोग जो उस पार्टी में आए थे, जो लोग गलत इंटेंशन से उस पार्टी में आए थे, वो धीरे धीरे जैसे कुछ लोग किडनैप हो रहे थे, कुछ लोग जो हैं कुछ लोगों की कंपनी नीचे आ रही थी, कुछ लोगों के काले कारनामे में मीडिया के सामने अचानक आ रहे थे और किसी को नहीं पता कि ये कौन लेकर आ रहा है, क्या हो रहा है। बस सुबह जल्दी ही बस टीवी पर न्यूज़ चल रही होती कि आज फलाना इंडस्ट्री के काले कारनामे में सामने है, जिन ये लोग इतने लीगल काम किया करते थे, आज ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई। ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ जो लीगली चल रही थी, बहुत सारे कंपनीज के नाम सामने आ रहे थे। ये चीज़ शॉकिंग थी कि अचानक क्या हो रहा है, अचानक ये सब हो कैसे रहा है। वहीं दूसरी तरफ जान और रिव्यू की जो रिश्ते की प्रोग्रेस थी वो बढ़ रही थी। जान रिव्यू के साथ टाइम स्पेंड करने लगा था। यूनिवर्सिटी के बाद वो उसे कहीं घुमाने बाहर ले जाया करता था, डिनर डेट पर ले जाया करता था। तो उनकी जो फीलिंग्स थी अब वो लोग पहचानने लगे थे एंड वो लोग अपने रिश्ते को लेकर अब कंफर्म थे कि हाँ, वो शादी कर सकते हैं। लेकिन शादी से पहले ही एक शॉकिंग न्यूज़ उन लोगों के सामने आए। जिस दिन वेंस उनकी पार्टी में आए थे, उस दिन जिस तरह से वेंचाव ईबो की तरफ देख रहा था, चीज़ जान को बिल्कुल नहीं पसंद आई थी, इसलिए उसने वेंस के साथ सारी पार्टनरशिप कैंसिल कर दी थी और वैसे भी उनके साथ कोई पार्टनरशिप था ही नहीं। वेंस का जो मोटिव होता है वो होता है कि जितनी भी छोटी कंपनी से ना जो बिजनेस है, जिन लोगों ने भी शुरू किया है एंड वो अच्छी खासी हाइट पर पहुंच चुके हैं, उनकी फैमिली को किडनैप कर लेना और फिर उस धमकी देकर वो कंपनी अपने नाम करवा लेना या फिर अपने अंडर करवा लेना, ये उनका इलीगल काम है। और इतने पावरफुल है कि और सभी लोगों को उन्होंने खरीद रखा है। तो कोई कंप्लेन करता है तो कोई किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, कोई उनकी मदद भी नहीं करता है, तो यही उनका काम है। और शाव कंपनी इतनी बड़ी कंपनी थी, तो पहले तो वो छोटे छोटे हाथ मारा करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो बड़े बड़े हाथ मार रहे थे, बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने अंडर ले रहे थे। वो भी धमकी से गलत काम कर कर फैमिली को ट्रिगर करके फैमिली को निशाने पर लाकर
इसीलिए ज़ान कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। ज़ान अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। अगर वो वेंस के साथ थोड़ा भी इन्वॉल्व हुआ तो बहुत अच्छी तरह से जानता है कि वेंस किस हद तक गिर सकते हैं। इसलिए वो अपनी फैमिली को इन सब में नहीं घसीटना चाहता था। इसलिए उसने दूसरे दिन ही वेंस की पार्टनरशिप को कैंसिल कर दी थी, जो कि उनके लिए आए थे। और ये इस चीज़ ने वेंस को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया था। इसलिए वो शाह कॉर्पोरेशन के खिलाफ बहुत कुछ कॉन्स्पिरेसीज कर रहे थे, बहुत कुछ प्लानिंग कर रहे थे। बट इस बात से अनजान कि कोई था जो उनके मूव्स को देख रहा था, हर मूव को देख रहा था। इस बात का उन्हें कोई अंदाज़ा था ही नहीं। लेकिन एक रूम में अब वहाँ पर वेन रूहान, उसके कुछ लोग एंड वेंचाओ मेंग्याओ सभी लोग बैठे हुए थे। तभी वेन रूहान ने मेंग्याओ की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि हम उस शाहजहां को कैसे घुटनों पर ला सकते हैं, कैसे उसे मना सकते हैं ताकि वो हमारे अपनी कंपनी को हमारे नाम पर मजबूर हो जाए करने के लिए। ये सुनकर मिंग्याओ ने अपने स्टेप डैड की तरफ देखते हुए कहा, डैड मेरे पास एक आइडिया तो है, लेकिन इसमें रिस्क बहुत है। ये सुनकर वेनरान ने कहा, हम रिस्क से कब से डरने लगे? हम किसी भी रिस्क से नहीं डरते हैं, तुम बस बताओ। ये सुनकर मिंग्याओ ने कहा, डैड मैंने सोचा है कि हमें, आपको अच्छी तरह से पता है कि शाहजहां के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं। वो अगर हम उन्हें किडनैप भी करेंगे तो इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, अगर हम जान की ओमेगा बहन यानी को किडनैप करते हैं तो इससे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन उन सबसे ज़्यादा शाहजहां को फ़र्क पड़ेगा। मैंने आजकल नोटिस किया है कि शाहजहां अपने फियोंसे वांग यीबो के साथ बहुत घूमता है, और मुझे लगता है कि उन लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा है और शाहजहां उससे प्यार भी करता है। वैसे भी हम सभी को पता है कि पूरी शाह फैमिली ही उस वांग के बेटे के लिए कितनी ज़्यादा केयर करती है। अगर हम किसी तरह से उसे किडनैप कर लें तो शाह फैमिली ज़रूर भी अपनी प्रॉपर्टी नाम करेगी, और इससे में फ़ायदा है, क्योंकि मैंने रिसर्च की है और पता लगा है कि वांग्स का जो बिज़नेस है वो भी ये शाह से संभाल रहे हैं। तो इसीलिए अगर हम वांग यीबो को किडनैप करते हैं तो हम उसके भी साइन ले सकते हैं। शाहजहां भी ज़रूर साइन करेगा, आखिर अपने बिलव्ड ओमेगा के लिए कौन साइन नहीं करेगा। तो फिर वेंचाओ ने भी बीच में बोलते हुए कहा, हाँ तुमने सही कहा है, वैसे भी ओमेगा सच में कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड सेक्सी है। मुझे ओमेगा चाहिए। ये सुनकर वेनहान ने वेंचाओ की तरफ देखते हुए कहा, बस तो तय हो गया मेंग्याओ, उस पर नज़र रखो, जैसे ही मौका मिले उसे बस किडनैप कर लो। ये सुनकर मेंग्याओ ने नोट करते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए डैड, मैंने ऑलरेडी ही उस पर नज़र रखने बोल दिया है, एंड मैं बहुत अच्छी तरह से पता है कि वो किस वक्त अकेला होता है। ये सुनकर रूहान ने बस नोट किया था और इनकी ये गंदी प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी थी। और सिर्फ प्लानिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, बल्कि वो प्लानिंग जिसे कामयाबी होती दिखाई दे रही थी। जैसे ही ईबो एक पल के लिए अकेला हुआ, मेंग्याओ जो कि ईबो पर नज़र रख रहा था, उसने तुरंत ईबो को किडनैप कर लिया था। और ये बात जैसे ही जान के पास पहुंची थी, जान के पैर तले से ज़मीन खिसक गई थी। वही हो रहा था जिसका उसे डर था। बहुत देर तक ढूंढने तक तो ईबो मिला ही नहीं, ईबो को नामो निशान तक नहीं मिला था। ये चीज़ शाह फैमिली के लिए जैसे एक बहुत बड़ी बात हो चुकी थी। सभी लोग ईबो के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। वहीं जान दो लोगों के सामने खड़ा हुआ था। जान ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, मिनी यूंगी एंड जियोन जंगकुक, मैंने तुम्हें किस लिए उस कॉलेज में भेजा था? हाँ, मैंने तुम्हें ईबो पर नज़र रखने के लिए कहा था, लेकिन तुम दोनों ने क्या किया? तुम दोनों से किडनैप होने से नहीं बचा पाए। ये सुनकर जंगकुक और शुगा दोनों ही अपनी नज़रें नीचे झुका रखी थी। उन्होंने कहा, हमें माफ़ कर दीजिए बॉस, लेकिन हम बस एक पल के लिए हमारी नज़रें हटी थी मास्टर ईबो से, और वो उन्हें मुझे लगता है कि कोई बहुत पहले से उस पर नज़र रख रहा था। ये सुनकर जान ने कहा, तो अगर ईबो को किडनैप करना होगा, इतनी टाइट सिक्योरिटी में वो किसी ने किडनैप किया, इसका मतलब कोई उस पर नज़र पहले से रख रहा था। ये सुनकर अब शुगा और जंगो के पास कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो एक्चुअली कहीं चले गए थे, थोड़ा सा कुछ पर्सनल मैटर था, इसलिए वो हल्की सी उनकी जो ध्यान था वो ईबो से हट गया, लेकिन उन्हीं क्या पता था कि वो किडनैप कर लिया जाएगा। वहीं दूसरे पूरी शाह फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान थी। यानी बहुत देर से रोई जा रही थी, एंड मैडम यू शांत बैठी हुई थी, एंड फेंग मियान बहुत ज़्यादा ही टेंशन ले रहे थे। मैडम यू भी सोच रही थी कि आखिर कौन हो सकता है जिसने वो किडनैप किया है। क्या ये लुएनजी की फैमिली हो सकती है? सबसे पहले चेंग यानली एंड जिमिन और टेयंग जो थे उनके दिमाग में यह आया था, लेकिन जब वो लोग वहाँ पर गए तो उन्हें पता चला कि लुएनजी जो है
उसने ये सब नहीं किया है। उसने बताया कि उसे पता चल गया है, जीवी ने जो बात कही थी कि हाँ उसे जान के पीछे नहीं भागना चाहिए, जान के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए या लुएनजिए ने जान और ईबो को छोड़ दिया था। एंड अब तक तो लुएनजिए का एक बॉयफ्रेंड भी है जो उससे प्यार करता है। तो लुएनजिए ने सब नहीं किया है। इस बात के बाद भी उन्होंने उन पर रिसर्च की, इन्वेस्टिगेशन की, पता चल गया था कि लू फैमिली ने ये सब नहीं किया है। तो फिर आखिर कौन है जो किडनैप कर सकता है? वो सभी लोग सोच रहे थे। जान भी घर में ही था, वो भी बस इधर उधर घूम रहा था क्योंकि उसे नहीं समझ आ रहा था। उसने हर जगह अपने लोगों को भेजा था वो ढूंढने के लिए। तभी फ़ोन जब ही जान का फ़ोन रिंग हुआ और ये देखकर जान ने तुरंत अपने फ़ोन को उठाकर कान पर लगाया। तभी वहाँ से एक आवाज़ सुनाई दी गई, मिस्टर शाओ, मुझे लगता है कि आप अपने बिलव्ड ओमेगा के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे होंगे। ये सुनकर जान की आंखें बड़ी हो गई क्योंकि वो इस आवाज़ को पहचानता है। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, वेनरूहान। और ये आवाज़ सुनते ही सभी लोग खड़े हो चुके थे। तभी वेनरूहान ने कहा, ओह, तो आपने मुझे पहचान लिया। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आप इतनी जल्दी मुझे पहचान लोगे, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आपने मुझे पहचान लिया है, तो मेरे लिए ही अच्छा है। वैसे आपका ओमेगा मेरे पास है। ये सुनकर जान ने कहा, तुमने उसे क्यों किडनैप किया है? हाँ, पार्टनरशिप मैंने कैंसिल की थी तो तुम्हें कुछ बात करनी थी तो मुझसे कहती, बुजदिल की तरह तुम एक ओमेगा को किडनैप करने ले गए। ये सुनकर रूहान ने हंसते हुए कहा, ओह, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम क्या बोलते हो, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारा ओमेगा सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है एंड मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद भी है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ओमेगा सही सलामत तुम्हारे घर पहुँचे तो पूरा शाव कॉर्पोरेशन मेरे नाम कर दो। सिर्फ उतना ही नहीं बल्कि पूरा वांग स्टेट भी मेरे नाम में करवा ही लूँगा। तो ऐसे भी तुम्हारा ये ओमेगा जिस तरह से ये बिल्कुल किसी पप्पी की तरह डरा हुआ है, मैं बस तेज़ आवाज़ में बोलूँगा उतने में ही अपने कंपनी मेरे नाम कर देगा। लेकिन तुम अगर अगले आधे घंटे में तुमने अपनी कॉर्पोरेशन मेरे नाम नहीं की तो अपने ओमेगा को तो तुम भूल ही जाओ। ये बोलकर उसने फ़ोन कट कर दिया था। वही जान बस हेलो हेलो करता ही रह गया। वो अपनी जगह पर ही फ्रीज था। अब किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था किसी को क्या करना चाहिए। शाव कॉर्पोरेशन उन बरसों की मेहनत का नतीजा था और वो बस ऐसे ही वो सब उनके नाम नहीं कर सकते। लेकिन उन्हें डर बस इस चीज़ का था कि कहीं ईबो डर कर साइन ना कर दे, क्योंकि अभी भी जो वांग कॉर्पोरेशन है वो नाम ईबो के ही है, साइन उस पर ईबो के ही लगेंगे। तो वो लोग डरे हुए थे। तभी मैडम ने खड़े होते हुए कहा, जान, जैसे वो लोकेशन भेजेंगे तुम्हें ठीक से काम करना होगा, तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें क्या करना है। ये सुनकर जान ने नोट करते हुए कहा, डोंट वरी माँ, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे बस इस चीज़ का डर है कि कहीं ईबो उनकी बातों में ना आ जाए, कहीं ईबो डर कर साइन ना कर दे। ये सुनकर मैडम ने कहा, चिंता मत करो, ईबो जितना कमज़ोर दिखता है उतना कमज़ोर नहीं है और वो ऐसी फ्रॉड में आकर तो कभी भी साइन नहीं करेगा। ये सुनकर विंग ने कहा, मैं बस आई होप सो कि वो ये सब ना करें, क्योंकि वो सच में बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ एक सुनसान घर में ईबो को चेयर से बांधा गया था। उसके हाथों पे सॉरी चेयर से नहीं बांधा गया था, उसको एक रूम में एक बेड पे लेटाया गया था। वो बेड कुछ ठीक था नहीं लेकिन फिर भी ठीक ही था। ईबो बेहोश था। धीरे धीरे ईबो को होश आ रहा था। ईबो ने धीरे धीरे अपनी आंखें ओपन की, आसपास देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। उसने खुद में बुलाते हुए कहा, मैं कहाँ हूँ? क्या मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और मेरे साथ हुआ क्या था? ये बोलकर वो याद करने लगा तो उसे रियलाइज़ हुआ कि किसी ने उसके मुंह पर कपड़ा रखा था। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं है। ईबो सच में बहुत डर गया था। तभी उसे कदमों की आवाज़ सुनाई दी और ये सुनते ही तो वो बेड पर और तब पीछे खिसकने लगा। तभी उस रूम में विंचाव आया और उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, ओह बेबी बॉय, तुम्हें होश आ गया? हाँ, फाइनली तुम्हें होश आ गया। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था कि तुम्हें होश आए। ये सुनकर ईबो ने विंचाव की तरफ देखते हुए कहा, तुम ये क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? तुमने मुझे कितना क्यों किया है? मुझे जाने दो प्लीज़, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानता। ये सुनकर विंचाव ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया, मैं बस पर तुम इतने ज़्यादा खूबसूरत हो ना कि तुम कुछ ना करो ना तो बहुत कुछ कर देते हो। ये सुनकर ईबो ने उन लोगों की तरफ देखा। तभी वेनरूहान और मेंग्याओ भी वहाँ पर आ चुके थे। ईबो ने जब ये देखा तो उसका पूरा फेस जैसे पसीने से भीग चुका था, बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ था। तभी विंचाओ ईबो के पास आने लगा। वो घुटनों के बल चलते हुए उस बेड के ऊपर आ रहा था। ये देखकर ईबो बहुत बुरी तरीके से डर गया था। उसने विंचाओ की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो। ये बोलते हुए वेंचाओ की तरफ देख रहा था और वेंचाओ बस हंसते हुए ईबो के पास आ रहा था। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, वैसे तुम्हारे होने वाले हस्बैंड को भी आने में आधा घंटा है, तो क्यों ना हम इस टाइम को एंजॉय करें। ये बोलकर वो ईबो के पास आ रहा था। वहीं ईबो जो कि बहुत देर से ये बोल रहा था कि छोड़ दो उसे छोड़ दो, लेकिन तभी उस पूरे रूम में एक हंसी की आवाज़ गूंज जाती है। हंसी जो किसी की भी रूह को कँपा दे, इतनी ठंडी और स्केरी हंसी थी कि कोई किसी की भी रूह काँप जाए। और वहाँ खड़े उन तीनों लोगों की रूह सच में काँप चुकी थी और सभी लोग उसी हंसी की तरफ देख रहे थे। ये हंसी किसी और की नहीं बल्कि ईबो की थी। वो इंसान जो अभी तक इतना बुरी तरीके से डरा हुआ बैठा था, वो इंसान जो इस तरह से बैठा हुआ था जैसे वो भी टूट जाएगा, इतना डेलिकेट डॉल की तरह बैठा हुआ था, वो अब हंस रहा था, बहुत ही स्केरी हंसी हंस रहा था। ईबो ने
अपनी नज़रों को उठाया और अब उसका फेस बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं लग रहा था। उसका फेस पूरी तरह से चेंज हो चुका था। उसने उन लोगों की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे ये कहूँगा कि तुम मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरे साथ कुछ मत करो? तुम तो फंस गए। तुम्हें लगा कि तुमने मुझे किडनैप किया है। मैंने तुम्हें मजबूर किया था खुद को किडनैप करने के लिए, क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी। ये सुनकर वेंद्रोहान ने इबो की तरफ देखा और कहा, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? ये सुनकर इबो मुस्कुराया और वो खड़ा हो चुका था। उसने अपनी शर्ट को साफ़ किया और वेंद्रोहान की तरफ देखते हुए कहा, मैं बकवास कर रहा हूँ? तुम्हें याद है मिस्टर वांग चिरेन एंड वांग ई, याद है तुम्हें? ये सुनकर वेंद्रोहान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कुछ याद नहीं है। ये सुनकर इबो फिर से हंसने लगा और फिर वो रुका और उसने वेंद्रोहान की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, तुम्हें कैसे याद होगा? पता नहीं आज तक तुमने कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद की हैं, तो तुम्हें कैसे याद होगा कि मैं कौन से इंसान का बेटा हूँ? तुम्हें याद है वो वांग चिरेन जिसने अपनी कंपनी अपनी खून पसीने से खड़ी की थी, लेकिन तुमने उसके प्लेन का क्रैश करवा दिया था और एक हंसती खेलती फैमिली को बर्बाद कर रख दिया था। यह सुनकर वेंद्रोहान याद करने लगा और उसे अब याद आया था, हाँ, कुछ सालों पहले उसने वांग कंपनी को अपने अंडर लेने की कोशिश की थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये वांग कंपनी यही है। वो तो लगा था कि उस इंसिडेंट में सभी लोग मर चुके थे। जब उसने प्रॉपर्टी के बारे में पूछना चाहे, फिर पता करना चाहा, तो पता चला था कि इस बारे में कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। ये चीज़ उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। लेकिन तभी इबो ने उन सबकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा था तुम लोग इतने बड़े बड़े क्राइम कर कर बच जाओगे? बिल्कुल नहीं। आज तुम्हें हर क्राइम की सज़ा मिलेगी। ये बोलकर उन सब की तरफ देख रहा था और सभी लोग सच में इबो का उस साइको नेचर को देखकर डर रहे थे। यहाँ तक कि वेंचाव, वेनरान, मिंग्याओ सभी लोग काँप रहे थे। लगभग आधे घंटे के बाद जान को बुलाया गया था। जान आ चुका था, लेकिन वो अकेला नहीं आया, तो अपने साथ पुलिस को अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर आया था। जैसे वहाँ पर पहुँचे थे, उन लोगों ने बिना आवाज़ किए वो अंदर जा चुके थे। जितने भी लोग वहाँ पर पहरा दे रहे थे, उन लोगों ने उन सभी को पछाड़ दिया था और वो लोग इबो का नाम चिल्लाते हुए अब अंदर की तरफ आ रहे थे। लेकिन तभी वो उन्हें एक रूम दिखा। वो जो जगह थी वो जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, बस एक ही रूम था वहाँ पर ठीक से। तो जब जैसे उन लोगों ने ये देखा तो वो लोग डर रहे थे। जान सच में डर रहा था, लेकिन तुरंत उसने डोर को ओपन किया और सामने का नज़ारा देखकर उसकी रूह अंदर तक काँप गई थी। वो बस देख ही नहीं पा रहा था। अगर कोई नॉर्मल पर्सन हो तो सामने का नज़ारा देख ही नहीं पाया, चारों तरफ बस खून ही खून था। ये देखकर जान अपनी जगह पर ही बस जैसे रुक चुका था। तो हे एवरीवन, ये था फर्स्ट पार्ट। आज इबुका का बर्थडे था, तो इसीलिए मैं इसको अपडेट करना चाहती थी। आई होप कि आपको ये पसंद आए एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पूरे फिल्म को एक ही पार्ट में एंड कर दूँ, लेकिन मेरा फ़ोन मेरा साथ नहीं देता, तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। वन शॉट ही था। प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको ये फिल्म कैसा लगा, ओके? एंड प्लीज़ मम्मी वाले चिंता मत करना, उसको भी मैं लेकर आऊँगी। वो आज ही ज़रूरी था, तो इसलिए मैं सुबह से इसको रिकॉर्ड करने बैठी हूँ। ऐसे थ्रिलिंग है फिल्म, मुझे लिखने नहीं आते या फिर मुझे सुनाने भी नहीं आती, लेकिन आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। आपको क्या लगता है? वो इनोसेंट इबो जिसको पुलिशा फैमिली पैम्पर क्या करती थी, जब ये चीज़ जान के सामने आएगी कि इबो कौन है, इबो कैसे क्या है, तो जान कैसे रिएक्ट करेगा? क्या इतना सब कुछ जानने के बाद भी जान इबो को एक्सेप्ट कर लेगा? ओ अगर इबो ने एक्सेप्ट नहीं किया, जान ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो और अगर अभी वहाँ पर इतना खून था, तो क्या उसमें इबो को भी चोट लगी है? फिर इबो ने सिर्फ चोट पहुँचाई है, लेकिन अगर चोट पहुँचाई होगी तो वो वहाँ पर होगा और ये सीन जान ने भी देखा होगा। तो वहाँ पर क्या अभी इबो की सच्चाई सामने आ जाएगी? और अगर ऐसा है तो इबो ने सच्चाई छुपाई क्यों थी? वो इतना इनोसेंट बनने का क्यों नाटक करता था? आपके जो भी थॉट्स हो इस स्टोरी के रिलेटेड ज़रूर मेरे साथ शेयर करना। एंड हाँ, मैं आपको एक और बात बता दूँ कि जितने भी कॉम्पिटिटर होते हैं, हम जो जितने भी वीडियोस डालते हैं, उसमें एक और फीचर है सुपर थैंक्स का। तो जिसको भी जो स्टोरी पसंद आती है, माने कि आपको किसी को भी स्टोरी पसंद आए, तो सुपर थैंक्स का ऑफ़र होता है, तो आप उस पर क्लिक कर आप किसी को भी सुपर थैंक्स भेज सकते हैं।
तो आपको जिसको भी स्टोरी पसंद आए, जिस भी ऑथर की आपको स्टोरी पसंद आए, तो अगर आप चाहो तो उसको सुपर थैंक्स भेज सकते हो। तब तक आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।